हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस। आज से हमारी एक ऐसी सीरीज स्टार्ट होने वाली है जिसमें आप 10 मिनट में काफ़ी सारे कंसेप्ट सीखेंगे और आपके जेई में मिनिमम 4 मार्क्स डन हैं। समझ रहे हैं? न्यूमेरिकल आएगा, इसी से बेस्ड आएगा, ठीक है। यही आएगा, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे। सबसे पहले कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन आएगा, जेई में आता ही हर बार, तो ईजी आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस सीरीज जो अब हमारी चलेगी, नाम इसका क्या है, इनफाइनाइट सीरीज। तो इस सीरीज आपकी चलती रहेगी, तो आप इसको ज़रूर देखें और अपना रिव्यू ज़रूर दें, एक कमेंट ज़रूर करें। आप चाहे जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की कर रहे हैं, कोई भी इक्विवेलेंट एग्जाम कर रहे हैं जिसमें बेसिक कंसेप्ट आपको सीखना है, वो आपका इससे आएगा, ठीक है। मैंने कोशिश करी है 10 मिनट में बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्कस करने की। 10, 11, 12, मैक्सिमम 15 मिनट हम जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो चलते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्लास 12 में सेमीकंडक्टर में है, आपको पता होगा। तो बच्चों, ट्रांजिस्टर में होता क्या है, ये मैंने आपको ट्रांजिस्टर का इंट्रोडक्शन लिखा है। इसमें क्या है कि ट्रांजिस्टर क्या है, जैसे वो करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। जो हमारा ट्रांजिस्टर है वो क्या है, करंट ऑपरेटेड डिवाइस है। करंट से हम उसको ऑपरेट करते हैं। बाइपोलर है, 3 टर्मिनल होते हैं, इमिटर, कलेक्टर और बेस, ठीक है। तो ये जो है हमारा बाइपोलर है। बाइपोलर मीन्स इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। कैसे? क्योंकि ट्रांजिस्टर बनता है 2 पीएन जंक्शन को बैक टू बैक मिलाने से, ठीक। हम इसको एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, स्विच की तरह बिहेव कर सकते हैं। अच्छा जी, और आप ये देख सकते हैं जो इसमें 2 हमारे जंक्शन होते हैं, इमिटर बेस और कलेक्टर बेस, वो पहला वाला जंक्शन फॉरवर्ड बाइस, अगला वाला रिवर्स बाइस होता है। इनपुट रेजिस्टेंस इसका लो और आउटपुट हाई होता है, ये हमने ऑलरेडी देखा। अब आप देखिए, जो हमारा ट्रांजिस्टर है उसका हमारा ये डायग्राम है बेसिकली। तो थ्योरेटिकली आप देखें, जो आपका इमिटर है, इमिटर मतलब जो आपका चार्ज कैरियरों को इमिट करेगा, बेस उसके बीच वाला, और कलेक्टर में वो सारी चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, आउटपुट वोल्टेज निकाला जाता है। तो जो हमारा साइज के हिसाब से अगर बात करें बच्चों, हमारा इमिटर का साइज आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इमिटर का साइज दिख रहा होगा, बेस का दिख रहा होगा और कलेक्टर का दिख रहा होगा। तो जो मेरे इमिटर होता है बच्चों, इमिटर का साइज मॉडरेट होता है, ठीक है। ये बात आप याद रखना। जो हमारा इमिटर है इसका साइज क्या होगा, मॉडरेट होगा। और वहीं अगर आप बेस की बात करें, बेस का जो साइज होगा वो बहुत ही पतला होगा, वेरी थिन, ताकि चार्ज कैरियर हमारे कलेक्टर में इजीली चले जाए। और वही बात कलेक्टर की करेंगे। कलेक्टर का जो साइज है उसको हम क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा लार्ज रखेंगे। तो ये हमारा लार्जर साइज का होता है। पहला क्वेश्चन आपसे यही आ सकता है, ठीक है, कि किसका साइज कैसे होगा, कौन हमारा पतला होगा, कौन हमारा मोटा होगा। तो साइज का मतलब है, आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम में बना भी रखा है साइज। अगर आप देखें, डोपिंग, इसको जनरली डोप करके बनाया जाता है। तो डोपिंग के हिसाब से बच्चों, जो इमिटर है, क्योंकि ये हमारा चार्ज कैरियर इमिट करता है, तो ये हैवीली डोप होता है इमिटर। और जो बेस है हमारा, बेस हमारा लाइटली और कलेक्टर को हमारा मॉडरेट, ठीक है। जो कलेक्टर है वो मॉडरेट हमारा डोपिंग किया जाता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट थे। तो हम इसको 3 टर्मिनल डिवाइस या 3 टर्मिनल डिवाइस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें टर्मिनल कितने हैं, 3 हैं। अगर आप देखें, एक टर्मिनल, दूसरा बेस का टर्मिनल, तीसरा ये कलेक्टर का टर्मिनल, ठीक है। इनपुट वोल्टेज जनरली इधर लगाया जाता है, आउटपुट हमें ऐसे मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके सिंबल के बारे में हम बात करें तो इसके सिंबल ये हैं हमारे, ठीक। अब इसको याद करने की कैसे, आप देखें तो इसको बहुत टेक्निकली याद किया जाता है। इमिटर से हमारा चार्ज कैरियर निकलता है, 2 टाइप का होता है, पीएनपी और एनपीएन, ठीक है। तो आप क्या करें, जैसे इमिटर, कलेक्टर, ये लिखा है आपके पास। तो जैसे मान लीजिए ये इमिटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। तो हमने क्या किया है बच्चों, इसको तो यहीं पर रहने दिया है, इसको भी यहीं पर रहने दिया है, बेस को इसको यहाँ से यहाँ खींच के रख दिया है, ठीक है। तो बेस हमारा यहाँ से हट के कहाँ आ गया, यहाँ से हट के हमारा नीचे आ गया, कहाँ पर, यहाँ पे आ गया। अब देखो, इमिटर का काम क्या है, चार्ज इमिट करना, ठीक है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे इमिटर यहाँ है, तो इमिटर बेस हो गया, ठीक है। तो एनपीएन, एनपीएन का मतलब है पी से हमारा, जो हमारा आप ये समझे चार्ज कैरियर है, जो पी से एन की तरफ मूव करता है, तो डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसे होगी। और एनपीएन में कहाँ से करेगा, पी से एन की तरफ, तो ऊपर से नीचे होगा। समझ रहे हैं?
आपको ये देखना है कि P से N की तरफ डायरेक्शन होती है, तो इसमें कहाँ से जाएगी, ये हमारा P है, ये हमारा N है, ये हमारा N है, तो P से N, ठीक है, लेफ्ट की तरफ। और वैसे ही ये हमारा P है, ये N है, ये P है, तो P से N की तरफ नीचे, ठीक। तो ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर सिंबल। अच्छा जी, मैंने आपको पहले टेबल में ये बताया है कि ये जो इमीटर बेस है हमारा, ये क्या होगा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस का मतलब ये है, जैसे कोई भी हम ट्रांजिस्टर बनाते हैं, तो ट्रांजिस्टर जैसे ये है मेरा, मान लीजिए ये 3 टर्मिनल है उसका, ये इमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। तो जनरली हम इस पर जब बैटरी लगाएंगे बच्चों, तो इसको हम जो बेस के रिस्पेक्ट में वोल्टेज देंगे, प्लस देंगे, इसको माइनस देंगे, तो हम इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। जनरली ये फॉरवर्ड बायस किया जाता है। और वहीं अगर आप कलेक्टर की बात करें, तो कलेक्टर में भी फिर हम इसको बनाएं, तो कलेक्टर में क्या हो जाएगा, अगेन प्लस माइनस, ठीक है। तो ये हमें कलेक्टर को हम रिवर्स बायस रखते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं मोड ऑफ ऑपरेशन पे, कैसे कैसे हम देखते हैं। देखो, ट्रांजिस्टर अलग अलग मोड में रह सकता है। अगर आप इमीटर बेस जंक्शन और कलेक्टर दोनों को, एक को फॉरवर्ड रखें, एक को रिवर्स रख दें, वो रीजन को हम एक्टिव बोलते हैं। अगर दोनों को रिवर्स रख दें, उसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ बोलते हैं। अगर दोनों को फॉरवर्ड रख दें, उसको सैचुरेशन बोलते हैं। और अगर आप दोनों को, एक पहले वाले को रिवर्स और दूसरे वाले को फॉरवर्ड कर दें, उसको इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये हमारे डिफरेंट मोड ऑफ ऑपरेशन है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जो हमारा ट्रांजिस्टर है, एक्टिव मोड जब आएगा, एक्टिव मोड में ये हमारे एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एम्पलीफायर की तरह कब बिहेव करेगा, जब पहला वाला फॉरवर्ड में हो, इमीटर बेस, और दूसरा वाला आपका रिवर्स में हो। कट ऑफ में कब होगा बच्चों, आप देखो, कट ऑफ रीजन या सैचुरेशन रीजन, ये वाला रीजन हो या ये वाला रीजन हो, तो इन दोनों में स्विच की तरह बिहेव करता है हमारा ट्रांजिस्टर। किसकी तरह करता है, स्विच की तरह बिहेव करता है। ये आपके सिलेबस में है नहीं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अच्छा जी, तो आपसे पूछा जाएगा कि ट्रांजिस्टर कब स्विच की तरह बिहेव कर सकता है, आप ये बोल सकते हो जब वो कट ऑफ या सैचुरेशन मोड में हो, या आप ये बोल सकते हो जब उसका इमीटर बेस जो है वो रिवर्स में हो, और फॉरवर्ड बेस जो है वो भी, कलेक्टर बेस जो है वो भी रिवर्स हो। सैचुरेशन में आप क्या कह सकते हैं, सैचुरेशन पहला फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो। आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपका कलेक्टर और फॉरवर्ड या दोनों रिवर्स में हो या दोनों फॉरवर्ड में हो, कट ऑफ और सैचुरेशन स्विच की तरह बिहेव करेगा। अच्छा जी, अब ट्रांजिस्टर में जैसे आप आगे बढ़ेंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल जो आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, वो टेबल है ये। 3 तरह से हम बाइसिंग कर रहे हैं। बाइसिंग मतलब हमारे ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल है। अगर आप देखें, एक हमारा इमीटर है, एक हमारा बेस है, और एक हमारा कलेक्टर है। देखो, एक टर्मिनल, 2 टर्मिनल ये आपस में कनेक्ट रहते हैं ऐसे, ठीक है, और ये तीसरा टर्मिनल। तो अगर आप बेस को कॉमन कर दें तो उसको बोलते हैं कॉमन बेस। अगर आप इमीटर को कॉमन कर दें उसको बोलते हैं कॉमन इमीटर। अगर आप कलेक्टर को कर दें तो कॉमन कलेक्टर। तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने लिख दी है। जैसे ये है पॉइंट ऑफ डिफरेंस में इनपुट रेजिस्टेंस, तो कॉमन का लो, हाई, वेरी हाई। तो अगर इनपुट हाई होगा तो आउटपुट इसका, इनपुट लो होगा, आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। अगर इनपुट ही हाई हो गया तो आउटपुट क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो आप इससे रिलेट कर सकते हैं। अच्छा, करंट गेन, इसका जो करंट गेन होता है बच्चों, किसका, कॉमन बेस का, कॉमन बेस के करंट गेन को आप कह सकते हैं अल्फा। और अल्फा इक्वल टू होता है, आप बोल सकते हैं अल्फा, और अल्फा इक्वल टू होता है IC ओवर आई। याद करने का तरीका ये है कि हम वोल्टेज गेन, ये 1 से छोटा होता है। वोल्टेज गेन जो है उसमें हमेशा IC ऊपर होगा अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। IC पर हम आउटपुट वोल्टेज लेते हैं, IC ऊपर होगा। जैसे कॉमन इमीटर है ना, कॉमन इमीटर में जो करंट गेन होता है उसको हम बीटा कहते हैं, IC इसमें भी बच्चों ऊपर होगा, ठीक है। अब जो कॉमन है उसको हटा के दूसरा वाला टर्मिनल लिख लेना है B, ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या हो जाएगा, आप कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर कॉमन हो गया, तो इस केस में इमीटर ऊपर हो जाता है और इमीटर ओवर बेस, ठीक है। और ये भी हमारा 1 से बड़ा होता है, ये भी हमारा 1 से बड़ा होता है, इसको हम गामा से लिखते हैं। अच्छा, इसमें एक ट्रांजिस्टर में देखेंगे आप, जैसे अगर इमीटर में जो करंट है हमारी वो IE है, और हमारे जो बेस में करंट है वो IB है, तो वो इन तीनों के बराबर होती है, ठीक है। यहाँ से जो करंट आएगी वो IE है अगर, ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट होगी वो IB है, नीचे को चलेगी, तो इधर IC होगी, तो KCL लगा देंगे तो ये रिलेशन भी आपको मिलता है। अच्छा जी, तो आप यहाँ तक ये समझ गए होंगे कि जो तीनों में करंट गेन है, अल्फा, बीटा और गामा, वो हमारा कैसा है,
1 से कौन बड़ा होगा, 1 से कौन छोटा होगा। जनरली जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से पूछे जाते हैं। अब बात आती है फेज डिफरेंस। जो इनपुट और आउटपुट है वो कॉमन बेस में फेज जो होता है वो सेम होता है। इसमें अपोजिट फेज होता है। अगर आप 90 से भेजेंगे, ये आपके जेई 2019, 18, 15 बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप अपोजिट फेज भेजेंगे, कॉमन इमीटर में साइनोसॉइडल भेजेंगे तो क्या निकलेगा। तो साइन का अगर आप जैसे आपका शुरू हो रहा है बच्चों उसका उल्टा कर देना है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो टोटल फेज कितना आ जाता है, 180 डिग्री आ जाता है, ठीक है। और इसमें सेम फेज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एप्लीकेशन भी लिखे हुए हैं यहाँ पे। वोल्टेज गेन को आप समझ रहे हैं। वोल्टेज गेन से आप ये देखिए, वोल्टेज गेन के लिए मैं अलग से बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आपका वोल्टेज गेन है, किसी का भी वोल्टेज गेन है, वोल्टेज गेन बराबर होता है वी आउटपुट ओवर वी इनपुट, ये आपको पता होगा। अब वी आउटपुट ओवर वी इनपुट को आप कह सकते हैं अल्फा टाइम, क्योंकि जब इसको आप V इक्वल टू आई आर करेंगे तो आउटपुट हमारा किस में निकलता है, आउटपुट निकलता है हमारा IC में, और इनपुट किस में निकल जाएगा, इनपुट हमारा IB में। तो इसको हम कह सकते हैं VRC कलेक्टर का वोल्टेज, और ये हो जाएगा IB ओवर बेस का वोल्टेज। और इसको अभी मैंने आपको बताया IC ओवर IB क्या होता है, अभी अभी हमने डिस्कस करा कि अल्फा होता है। तो आप ये कह लें कि जो हमारा वोल्टेज गेन है उसका फॉर्मूला होता है V0 ओवर VI, या आप बोल सकते हैं इसको याद ना करके ये याद करें अल्फा टाइम RC ओवर RB। समझ रहे हैं, ये तो हमारा वोल्टेज गेन हो गया। तो सभी का अगर आप वोल्टेज गेन लिखना चाहें बच्चों तो कैसे लिख सकते हैं, आप इसका लिख सकते हैं अल्फा टाइम आर मत लिख, आर लिख लीजिए, चलो आर लोड लिख लो या कलेक्टर लिख लो ओवर आर बेस। इसका क्या हो जाएगा बीटा टाइम आर लोड लिख लीजिए क्योंकि उस किसी में कलेक्टर नहीं भी होगा, आर इनपुट, ठीक है, इनपुट हो गया। इसको बेस ना करके इनपुट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आर बी ही इनपुट हो जाएगा। और यहाँ पे गामा आर लोड ओवर आर इनपुट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कलेक्टर है ना, कॉमन कलेक्टर में आरसी तो होगा नहीं, वहाँ पर इमीटर होगा, तो आप लोड लिख लीजिए, आपको लोड रेजिस्टेंस दिया रहेगा। अब पावर गेन की बात करते हैं। जैसे आपने ये करा, ठीक है, अगर आपको V0 ओवर VI दे रखा है, अगर आपको आउटपुट वोल्टेज ओवर इनपुट दिया है तो आप इजीली लगा सकते हैं V0 ओवर VI। आप क्या लगा सकते हैं V0 ओवर VI, V0 ओवर VI। अब बात आती है पावर गेन की। तो पावर गेन इक्वल टू आपका क्या होता है, पावर गेन अगर आपको बताऊं, पावर गेन इक्वल टू हो जाएगा आपका, पावर गेन इक्वल टू P आउटपुट पावर ओवर P इनपुट पावर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ RI। तो पहले के लिए अल्फा स्क्वायर, अब सब में आपको यही करना है, आपको यहाँ पे क्या कर देना है अल्फा स्क्वायर और यहाँ पर RL ओवर RI। तो आप समझ रहे होंगे यहाँ पर आपको बीटा कर देना है, बीटा स्क्वायर RL ओवर RI। यहाँ पर आपको गामा स्क्वायर कर देना है RL ओवर RI। तो इन दोनों से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं और एक तीसरा ये वाला हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसके साथ ही आप करेक्टरिस्टिक बनाएंगे इनके। जैसे आप उससे कई बार एक लास्ट टॉपिक है, करेक्टरिस्टिक पूछ लिया जाता है। तो जो कॉमन बेस है, जो आपका कॉमन बेस है, कॉमन बेस में अगर आप देखें बच्चों, ये आपका IC और VEB के बीच में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो आपके जो करेक्टरिस्टिक आते हैं वो इस तरह से आते हैं, ठीक है। ये हमारा इनपुट करेक्टरिस्टिक है, क्योंकि बेस के रिस्पेक्ट में IC को देख रहे हैं तो इनपुट करेक्टरिस्टिक। वहीं अगर आप ये IC, आपका IC आ गया। अगर आप दूसरे के केस में देखें, IC नहीं IE होगा, IE इमीटर है ना, इमीटर के रिस्पेक्ट में। अगर आप IC के रिस्पेक्ट में देखें, IC का, तो वो आउटपुट होगा IC और किसके, कलेक्टर बेस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये किसका था, इमीटर बेस के रिस्पेक्ट में, ये है कलेक्टर बेस के, ठीक। तो इसमें जो हमारा डायग्राम आता है वो ये आता है, ऐसे करके हमारे पीक आते हैं, आप देख सकते हैं। तो कई बार इसका रीजन पूछ लिया जाता है। तो ये नीचे वाला जो रीजन है इसको हम कट ऑफ रीजन बोलते हैं, और ये इसके ऊपर जो रीजन है इसको हम एक्टिव बोलते हैं, और यहाँ पर जो है ये सैचुरेशन रीजन है, सैचुरेशन, ठीक। ये कौन सा है, ये कॉमन बेस है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉमन इमीटर का बताइए, तो आपके सिलेबस में कॉमन इमीटर भी है, तो कॉमन इमीटर का बिल्कुल सेम ऐसे ही आता है। बस याद रखना, इस वाले में ये जैसे 0 है, इधर को ये नेगेटिव में बढ़ेगा, जैसे मान लो 10 है तो -20 है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इनपुट करेक्टरिस्टिक बनाना है, ठीक है, तो इसमें ये है जैसे हमारा, तो इनपुट करेक्टरिस्टिक किसके बीच में बनेगा, IB और V बेस
इसके, तो ये 0 होगा, तो यहाँ पर ये +10 होगा, +20 होगा। इसमें ऐसे घटता है, इसमें ऐसे बढ़ता है। ठीक है, एक बार आप इसको ज़रूर देख लेना। और वहीं अगर आउटपुट, अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका आउटपुट करेक्टरिस्टिक क्या होगा, तो अगेन वही IC और VCE के बीच में आप जब वोल्टेज ड्रॉ करेंगे तो आपका इसका जो डायग्राम बनता है बच्चों, वो इधर से बनता है, यहाँ से। ठीक है, वो इस टाइप का होता है। तो यहाँ पर अगेन वही नीचे वाला रीजन कट ऑफ, ऊपर वाला एक्टिव, और ये वाला रीजन इधर सैचुरेशन। ठीक है, तो ये हमारे कुछ वो थे। बस 1-2 मिनट और ले रहा हूँ। कुछ रिलेशन जो बार बार पूछ ले जाते हैं अल्फ़ा, बीटा और गामा में। ठीक है, तो एक रिलेशन ये है, इसको आप ड्राइव कोई भी बुक में देख सकते हैं, बीटा +1 = 1/1 - अल्फ़ा। अच्छा जी, एक रिलेशन आपका ये भी होता है, बीटा 1 + बीटा और बीटा अल्फ़ा 1 - अल्फ़ा। आप कई बार देखेंगे ये क्वेश्चन जेईई में आपसे डायरेक्टली पूछा गया है इन रिलेशन से बेस्ड। ठीक है, विच वन इज़ करेक्ट फॉर ट्रांजिस्टर, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और जब आप इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच बिहेव करता है, तो अगर आप उसका करेक्टरिस्टिक ड्रॉ करें तो बच्चों उसका एक लास्ट करेक्टरिस्टिक, बस खत्म कर रहे हैं उसके बाद। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप करंट के बारे में बात करें तो इसका जो करेक्टरिस्टिक होगा वो लगभग ऐसे निकलता है। ठीक है, इस रीजन, इसके बाद फिर थोड़ा सा ऐसे डाउन होके लीनियर जैसा हो जाता है ग्राफ। ठीक है, तो जो ट्रांजिस्टर है यहाँ पर कट ऑफ रीजन बिहेव करता है, इस साइड पे कट ऑफ करेगा, और इस साइड को जो हमारा सैचुरेशन रिजल्ट जैसा बिहेव करेगा। और अभी मैंने बताया ये कट ऑफ रीजन है, ये सैचुरेशन है, तो यहाँ पे स्विच की तरह बिहेव करेगा। स्विच की तरह तभी बिहेव करेगा जब ट्रांजिस्टर कट ऑफ और सैचुरेशन में हो। और बीच में हमारा एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है, बीच में हमारा ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बिहेव करता है। और एम्पलीफायर की तरह जब हमारा ट्रांजिस्टर बिहेव करने लग जाएगा, उस केस में आप ट्रांजिस्टर को बोल सकते हैं एक्टिव रीजन। ठीक है, उस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो हमारा एक्टिव रीजन में काम कर रहा है। ठीक है, कट ऑफ और सैचुरेशन में जब भी काम करेगा, जहाँ पर भी आपको दिखेगा कि कट ऑफ में और सैचुरेशन में बिहेव कर रहा है, रीजन में है हमारा ट्रांजिस्टर, तो आप वहाँ पर आंख बंद करके स्विच वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, ये भी आपका जेईई में कई बार ये पूछ लिया गया है कि कब एम्पलीफायर की तरह काम करेगा, कब हमारा स्विच की तरफ काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा CE कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम था। अगर आपसे कभी कोई पूछेगा, CE कॉन्फ़िगरेशन था और इसमें 3 स्टेट होती हैं, और ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और पहली वीडियो थी, अगर कुछ कमी रह गई है तो आप बताइएगा, धीरे धीरे ही इम्प्रूव होता है हर चीज़। तो चलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।